हम लोगों ने बात कर ली थी, बैक बॉन्डिंग की बात हो गई थी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बाद हमें पढ़ाना है आज कौन सी बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। तो हेडिंग पर लिख दिया ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग। और इसका दूसरा नेम होता है बनाना बॉन्डिंग। क्यों बनाना बॉन्डिंग होती है? क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करता है आफ्टर बॉन्डिंग एक बनाना सा शेप हो जाता है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैमरा था थोड़ा साइड में। देखो ब्रिज बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता। देखो होता क्या है, हम लोगों ने जब बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था क्या बताया था, जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो बैक साइड से क्या करता है, सेंट्रल एटम को दे देता है और वहां पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। तो वहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, होती चीजें सेम है लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट होता है, वो तो सेम चीज होती है, लेकिन सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड एटम है, जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिससे कि वो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके। जब नहीं होते तो क्या करता है, तो फिर वो क्या बनाता है, वो वहां पे डाइमर फॉर्म करता है। देखो जैसे BH3 है, BH3, BH3 में ये बोरॉन है बेटा, देखो BH3 है और ये आपका बोरॉन है। बोरॉन के पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अब क्या है, क्या हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है जो उसको दे देगा, नहीं। अरे हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है माय डियर, हाइड्रोजन तो अपना क्या कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, जब नहीं दे पाएगा, अब बोरॉन यार, बोरॉन तो फड़फड़ा रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लाके दे दो, तो फिर क्या होगा, ये जो BH3 है ये अपना क्या बना लेगा, डाइमर फॉर्म बना लेगा। डाइमर का मतलब क्या बना लेगा, B2S6 बना लेगा। BH3 से क्या बन जाएगा, B2S6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, B2S6 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब क्या करेगा, जैसे देखो होता क्या है, जैसे CH, जैसे ये आपका C2S6 होता है, तो C2S6 में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में प्रॉपर तरीके का बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन बेटा B2S6 में क्या होगा, B2S6 में देखो क्या होगा, समझो मेरी बात, ये हमारा BH3 है, बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरा हमारा BH3 है। क्या इनके बीच में बॉन्ड बन पाएगा, B और B के बीच में, नहीं बन पाएगा, क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के साथ बॉन्डिंग कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या कौन सी बॉन्डिंग होती है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ब्रिज बॉन्डिंग करता है, ये वाला इसके साथ करता है। ऐसी नहीं होती है, होती दूसरे तरीके से, वो आपको करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है B2S6 जो कि एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। अब आप जरा इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ब्रिज बॉन्डिंग होती कैसे है। होती कहाँ पे है वो मैंने बता दिया, अब होती कैसे है वो बताना है, उसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ता है कंपाउंड मॉलिक्यूल में, बॉन्ड लेंथ वगैरह पे, उन सब की हम बात डिटेल में करने जा रहे हैं। जरा इसको नोट करो। देखो अब क्या होता है, जैसे समझो ये हमारा बोरॉन, ठीक है, ये दूसरा बोरॉन। अब बोरॉन के पास ब्रैकेट p ऑर्बिटल होता है, बाकी 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होते हैं। कैसे बॉन्डेड होते हैं, इसके पास बॉन्डिंग प्रॉपर होती है, ये बॉन्डिंग प्रॉपर करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है, एक इसका खाली रहता है, कौन वाला, ये वाला खाली रहता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, इसका यहाँ पे खाली रहता है, ये फुलफिल्ड होता है बॉन्डिंग करके, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, ओके। यहाँ भी क्या होता है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, और यहाँ भी क्या होता है, ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके ना पूरा कर लेता है। अब यहाँ पर B और B के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। देखो ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, क्लोरीन बोल दिया मैं, हाइड्रोजन के साथ करता है, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन नहीं होता, BH3 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से देखो यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन कुछ फोर्स लगता है, थोड़ा सा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाते हैं आपस में बहुत ही वीक बॉन्ड बना लेते हैं। कैसा बॉन्ड? बहुत ही वीक बॉन्ड बनाते हैं। और यही जो बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, सॉरी यही इसी क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग। कैसा बॉन्ड बनाते हैं देखो जरा, देखो समझो, ये बोरॉन है, ठीक है, समझना, ये हाइड्रोजन इससे लगा है, ये हाइड्रोजन इससे लगा है, और एक हाइड्रोजन ये, और एक इसका खाली है, ये दूसरा बोरॉन है, ये उसका हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगी, ये इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। ये क्या करता है? इसके साथ क्या बना लेता है? पार्शियल बॉन्ड। ये इसके साथ क्या बना लेता है? एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लीजिए इसको, थोड़ा सा सही लगेगा देखिए। ये वाले हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन कहलाते हैं? ये ब्रिज हाइड्रोजन कहलाते हैं। वो Hb से लिख दिया हमने, 3 हाइड्रोजन है, 2 ब्रिज वाले। ये कौन से होते हैं? टर्मिनल वाले होते हैं। कौन से होते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है? एक्सपेरिमेंटली करोगे तो इसमें एक ये वाले जो हाइड्रोजन होता है ये ब्रोकन बेस पे लगा होता है। ब्रोकन बेस का मतलब होता है बिलो द प्लेन, और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये कैसे लगा होता है? आउट ऑफ द प्लेन लगा होता है, इसको बोलते हैं सॉलिड बेस। ऐसे ये वाला कहां लगा होता है? ब्रोकन बेस पे। मॉलिक्यूल क्या होता है? और ये वाला कहां लगा होता है? सॉलिड बेस पे। देखो इसका मतलब होता है ब्रोकन बेस, समझना मेरी बात। इसका मतलब होता है ब्रोकन बेस और इसका मतलब होता है सॉलिड बेस। ब्रोकन का मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। जैसे समझो मेरी बात, ध्यान समझना, जैसे ये हमारा एक प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन के नीचे बिलो द प्लेन अगर कोई मॉलिक्यूल लगाए तो इससे शो करेंगे, और आप अबव द प्लेन लगाए तो इससे शो करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब बॉन्डिंग कर देता है तो एक ये बनाना सा शेप देता है। कैसा शेप देता है? ये बनाना सा शेप देता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज मतलब ब्रिज वाले हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इसी क्या बोलते हैं। और ये बहुत ही वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में है, इनके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में है। ना इसके बीच में इलेक्ट्रॉन, ना इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है। एक पार्शियल बॉन्ड बना है बस केवल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। और यही होती है बनाना बॉन्डिंग। और ये कब होगा? ये तब होगा जब सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम के पास सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके बाद धनी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है ना। और होती कैसे? इस तरीके से होती है। ये हमारे क्या कर जाते हैं? ये थोड़े से फोर्स की वजह से क्या कर जाते हैं? बॉन्डिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बिग बॉन्ड बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। यही होता है बनाना बॉन्डिंग। अब देखो इसकी वजह से होता क्या क्या है, इसकी वजह से उस पर इफेक्ट क्या क्या पड़ जाते हैं। देखो बनाना बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, समझो मेरी बात। यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी वाली, इस वाले बॉन्ड की, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 190 पिकोमीटर होती है, ठीक है। और इस वाले हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, समझ गए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? कि वीक बॉन्ड है। अरे भाई ये थोड़ा सा फोर्स ही तो लग रहा है, और फोर्स का मतलब क्या? बहुत ही वीक फोर्स है। तो जो बॉन्ड छोटा सा पार्शियल बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। लेंथ क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वीक है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की देनी पड़ेगी, समझ गए। तो देखो यहाँ पर मेरी बात समझो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, यहाँ पर कितने टर्मिनल बॉन्ड है? 4 टर्मिनल है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 बी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन टर्मिनल है, बोलो है कि नहीं है? जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे? यहाँ पर कितने ब्रिज बॉन्ड है? 2 ही तो है, 1 और 2। यहाँ पर 2 बी सिंगल बॉन्ड एच बी ब्रिज बॉन्ड है, समझ में। ये बी सिंगल बॉन्ड एच लगा सर, आपको देख नहीं रहा होगा, कैसे लिख दे रहा हूं, जो कि बहुत वीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसको जल्दी से टूट जाएगा। अरे भाई वो कोई चीज बहुत लंबी है, बीच से मारो टूट जाती है, लेकिन अगर छोटी करती जाओ, छोटे करते जाओ, थोड़ा सा उसको तोड़ने में
ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उसकी लेंथ कम होगी तो हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेंथ ज्यादा है तो 20 से मार दोगे, थोड़ा एनर्जी कम एनर्जी देकर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, कम है, समझ गए। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी टर्मिनल वाले हाइड्रोजन से जो बॉन्डेड है उसकी एनर्जी क्या होगी, ब्रिज वाले से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ब्रिज वाले की ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, एक हमारा पास एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड दिखा के शो कर रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से लेंथ क्या है, ज्यादा है। लेंथ देखो एक चीज समझ लो, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, कम होता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है, समझ गए। ये बॉन्ड लेंथ के क्या होते हैं, सब इनवर्सली होते हैं। अगर हमें बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना हो तो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लो और उसका उल्टा कर दो, किसका ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये होती है हमारी बनाना बॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग, समझ गए। इसको जल्दी से आप नोट करो। देखो होता क्या है यहाँ पे, तो समझानी होगी। इसमें क्वेश्चन आता है फ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, जैसे क्वेश्चन आपको क्या होता है। देखो ये हमारा B2S6 है, पहले B2S6 बना लूं आपका, B H H H B H H H, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर सिंपल एक अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। शेयरिंग कहाँ हुई है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके और इनके बीच में, ठीक है। ये हमारे क्या बना है, बॉन्ड, ये हमारे बनाना बॉन्ड बना है। अब देखो है क्या, समझो बेटा, यहाँ पर तीन सेंटर, सेंटर का मतलब है सेंट्रल एटम से नहीं, सेंटर ए दो तीन, ए दो तीन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, तीन सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, क्या बताओगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, ए और 2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर किसको 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल 4। एक बार नहीं 50 बार देख दूसरा का नहीं दूसरा, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 है। जरा इसको नोट करो, राइट डाउन कंडीशंस, conditions of formation of condition of formation of hydrogen bonding, sorry banana bonding, condition of formation of banana bonding, वो कौन कौन सी कंडीशन है कि जब ब्रिज बॉन्डिंग होगी या बनाना बॉन्डिंग होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। फर्स्ट नंबर लिखो, सेंट्रल एटम मस्ट हैव, सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वैकेंट होगा तभी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अरे बोलो भैया हाँ कि ना। दूसरा नंबर क्या है, उस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ BF3 होता तो B2F6 नहीं बनाता, देखो BH3 B2S6 बनाता है, BF3 नहीं बनाता, क्योंकि वहां पर क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसको वो नहीं बनाता। लिखो लिखो, बैक बॉन्डिंग डज नॉट प्रेजेंट, बैक बॉन्डिंग डज नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, बैक बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, पाप पड़ जाएगा, तुरंत बनाना बॉन्डिंग रिप्लेस हो जाएगी वहां से। बैक बॉन्डिंग BB does not take place, अगला नंबर, जो
सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उससे जो बॉन्डेड एटम है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो दिक्कत करेंगे। वो कहेगा यार रुको रुको रुको, बाहर क्यों जा रहे हो, हम ही तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुरंत बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। अगला नोट लिखो, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम, the electron deficient central atom does not bonded from larger group, क्योंकि अगर ग्रुप लार्ज होगा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, जहां भीड़ भाड़ होगी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, सॉरी डायमर फॉर्म में बनाने की टेंडेंसी कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्या लिखा, because due to larger group steric hindrance will create, तभी कहा जाता है कि जो BH3 है वो तो B2S6 बना लेगा, लेकिन क्या BCH3 का होल प्राइस B2CH3 का होल 6 बनाएगा क्या? नहीं, CH3 का साइज बड़ा है तो डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं हुआ तो वहां पर बनाना बॉन्डिंग, डाइमर फॉर्म ही नहीं बनाएगा, डाइमर नहीं बनाएगा तो बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं। जैसे देखो AlCl3 है तो AlCl3 को Al2Cl3 सर बना लेगा, लेकिन Al-I3 अरे बवाल है, तो I3 का साइज छोटा, अरे बहुत ही बड़ा है, तो क्या ये Al2I6 बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, क्योंकि जो जुड़ा हुआ एटम है उसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। साइज क्या है इसका, काफी लार्ज है, साइज लार्ज होने की वजह से क्या है, डाइमर फॉर्म नहीं बनाता। अब आपको जो बताने जा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना बचे, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 5 हो, मतलब और इलेक्ट्रॉन बचे बॉन्डिंग करने के बाद, तो उसका हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? ऐसे को बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन इन और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। हाइब्रिडाइजेशन इन और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिनके वैलेंस शेल में बॉन्डिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 3 5 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। अब वहां तो होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब और इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, अब एक लोन पेयर थोड़ी होता है, उसको कैसे करेंगे? अब जैसे N2 होता है तो N2 में 5 होते हैं, 4 तो निकल जाता है, 1 बच जाता है, तो कैसे करेंगे इसका हाइब्रिडेशन, तो देखो जरा से। केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से ज्यादा है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम if electronegativity of central atom less than of electronegativity of surrounding atom, surrounding मतलब दूसरे bonded। If electronegativity of central atom is less than electronegativity of surrounding atom, example देखो जैसे ClO3। सबसे पहली बात कि और इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन को चाहिए होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए, एक बच गया। एक बचने का मतलब क्या हो गया, कैसे स्पेसिंग है ये, और इलेक्ट्रॉन देखो जरा, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6 7 एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस होते हैं, ऑक्टेट करने के 2 टर्न, तो ये डबल बॉन्ड से बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक बच गया। सर इसका हाइब्रिड कैसे निकालना? सर लोन पेयर तो भाई नहीं, 3 सिग्मा आपने बता दिया, सिग्मा दिख गया, लेकिन लोन पेयर दिखा सर, क्या करेंगे जरा बताओ सर। तो भाई क्या होगा, जरा बताओ क्या होगा। अब देखो क्या होगा, हम इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन, क्यों? ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देगा, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ये क्या करेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक पहले से था, एक और अभी लोन पेयर बन गया, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर क्या हो गया, sp3 हो गया। ये कब होगा, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से क्या हो, कम हो। क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और क्लोरीन की 3 होती है। समझ गए? मेरे कंसेप्ट समझना, मत ध्यान से समझना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है? कब ध्यान से समझना, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से कम हो और सेंट्रल के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको लेट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन और है, मतलब वहां पर एक लोन पेयर है। समझ गए नहीं समझ गए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन को 2 लेट कर लेना, ये क्यों लेट करोगे, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग करोगे, ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना अपना, फाइव इलेक्ट्रॉन देता है, ये वाला ये नहीं देता, इसके पास ये है ना, ये अपना 5 सिग्मा तब भी नहीं जाएगा, पहले 5 टूटेगा फिर सिग्मा टूटेगा, तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है? जैसे अगला एग्जांपल N2, नाइट्रोजन के पास बैलेंस है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड, 5 2 7, ठीक है? 5 पे 2 7 हो गए इसके पास। अब इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर बच गया क्या? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग से क्या है, कम है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से दे देगा, तो इसके पास 2 सिग्मा एक लोन पेयर मान के क्या बोलेंगे, sp2। देखो अब इसका नंबर केस नंबर 2 है, अगर इफ सेंट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। दूसरा केस है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए सराउंडिंग से, तो क्या करोगे भाई? तो देखो भाई क्या करेंगे फिर हम लोग, वहां पर ऐसा क्या होगा, जैसे हमारा CH3, तो CH3 के पास कार्बन के पास बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड में आ गए, 3 तो बॉन्डिंग में आ गए, एक बच गया, एक पेयर नहीं हो पाया। ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे, हम केवल किसको लेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इसका क्या होगा, 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, sp2। अगला केस जैसे देखो, नेक्स्ट केस है हमारा CH3, अगला केस है CH2F, तो CFHH। अब सर दोनों केस आ गए हैं, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है, और सेंट्रल एटम की सराउंडिंग से क्या है, कम है। अब क्या करोगे सर, अब क्या करेंगे, अभी क्या करेगा भाई, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा और sp3 होगा। sp2 क्यों होगा, जब हम इसको काउंट नहीं करेंगे, और sp3 कब होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। समझ गए कि समझ गए? इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 और sp3 दोनों हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जे एडवांस के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? हर एक चीज क्या कवर करके चल रहा हूं आपकी, ध्यान से देख लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है? अभी तक तुमने जितना सब कुछ पढ़ा, हमने कहीं भी तुम्हें ये नहीं बोला कि सॉलिड है। अगर कहीं भी किसी कंपाउंड के नीचे चुपचाप चोरी से, जैसे ये PCl5, वो सर sp3d, तुरंत बोलोगे 5 है सिग्मा sp3d, लेकिन मैं चोरी से कहीं मैंने ऐसे लिख दिया, तो सर अब मत बोल देना sp3d, अब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कभी भी किसी कंपाउंड में जब सॉलिड लिखा हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, ठीक है? तो हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट,
अगर ये लिख के आएगा, ध्यान रखना, अगर ना लिखा हो तो सिंपल जो हम पढ़ रहे हैं तो वही करेंगे, लेकिन अगर सॉलिड लिख जाए तो फिर क्या करेंगे उसकी बात है। तो डालो हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में किसी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनको लिखवा रहा हूं, वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालो हाइब्रिडाइजेशन लिखो। होता क्या है, कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पेपर में आपको देगा, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे PCl5 लिखा है और PCl5 सॉलिड लिखा है तो दोनों का हाइब्रिडेशन चेंज होगा। इसका तो सिंपल आपको पता है सर, sp3 तुरंत बोला नहीं आंसर आ गया, यहां चुप्पी साध लोगे, लेकिन चुप्पी हम साधने नहीं देंगे, हम उसको तरीका बताएंगे। तो लिखो सबसे पहले सम कोवलेंट कंपाउंड, सम कोवलेंट कंपाउंड्स, some covalent compounds exist in solid state, so hybridization of these molecule will be changed from normal state, जब कुछ नहीं दिया होगा, from normal state। अब देखो जैसे PCl5 सॉलिड है, इसे कैसे करेंगे, तो बेटा ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है PCl4+ और PCl6-, समझो इसमें एग्जिस्ट करता है। PCl4 का प्लस का मतलब होता है फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बचे, 4 बॉन्डिंग कर लिए, क्या हो गया, sp3 आ गया। फास्फोरस के पास 5 होते हैं, 1 बढ़ गया 6, 6 के 6 ने बॉन्डिंग कर ली, क्या हो गया, sp3d2, ठीक है ना। तो PCl5 भी कौन-कौन से हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेंगे, sp3d करेगा और sp3d2 करेगा, क्योंकि PCl5 सॉलिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4+ और PCl6- में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर PCl5 सॉलिड आएगा तो उसके आंसर क्या होंगे, sp3 और sp3d2। अभी रुकना है, नोट करना साथ में। अगला होता है N2O5, नेक्स्ट होता है N2O5। नॉर्मल N2O5 का शेप बना के कर लोगे, लेकिन अगर यहां लगा दिया सॉलिड तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा सर, किसमें चेंज होगा सर, एक कैटायन और एक एनायन में चेंज होगा। एक चेंज होगा NO+ में, NO2+ में, और एक NO3- में चेंज होगा, NO2+, NO3-। नाइट्रोजन के पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हो गया, 4 बचे, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, 2 ने 4 को 4 लेगा, sp हो गया इसका। कैसा होगा, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, 2 सिग्मा sp। सर NO3-, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, एक बढ़ गया 6 हो गए, सॉरी गलत बोल गया, नेगेटिव चार्ज हम ऑक्सीजन को देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसको देते हैं, सराउंडिंग एटम को देते हैं। तो N डबल बॉन्ड O, हाँ ये कोऑर्डिनेट जाएगा, P के जाएगा, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। तो N2O5 सॉलिड का हाइड्रोजन sp भी होता है और sp2 भी होता है, क्योंकि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NO2 और NO3- में एग्जिस्ट करता है। किसमें करता है, NO2 और NO3- में एग्जिस्ट करता है। अभी रुकना, जाना नहीं कहीं। अगला है केस XeF6, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आईटी के एडवांस और मेंस में पूछा जा चुका है। XeF6 सॉलिड ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ये केवल एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो होता है XeF5+ और F-, ये याद होनी चाहिए तुम्हें। तो जीनोन के पास वैलेंसन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम हो गया, 7 बचे, 7 में से 5 क्लोरीन ले गया, 2 बचे, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब क्या हो गया, sp। ऐसे करना है पूरे क्वेश्चन, जैसे मैं करता हूं, sp3 इसका नहीं निकलेगा, इसका सिंपल है, कुछ नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। क्या होगा, sp3d2। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के बावजूद वो अलग से अलग का हाइड्रोजन आता है नॉर्मल स्टेट से, ठीक है ना। तो याद रखना इनको बहुत ही अच्छे तरीके से।